आदाब नाजरीन, जी सलाम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। कर्नाटक के पटरायनपुरा में क्वारंटाइन को ले जाने पहुंचे जिम्मेदारान से झड़प हुई है। हालांकि जाए वारदात पर रात को पहुंचने पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। मुतासिर इलाकों में हेल्थ वर्करों के पहुंचने के बाद वहां जमकर हंगामा भी हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर कंट्रोल कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया है। हादसे के दूसरे दिन रियासत के वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने मुतासिर इलाकों का दौरा भी किया है। इस दौरान हिफाजत के सख्त इंतजाम भी नजर आए, जबकि वजीर सेहत ने मुखालफत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो कर्नाटक के पटरयानपुरा में क्वारंटाइन को ले जाने वाले जो लोग थे उनमें जिम्मेदारान में दरअसल झड़प हो गई। हालांकि जाए वारदात पर रात को पहुंचने पर कुछ लोग सवाल भी दरअसल उठा रहे हैं और मुतासिर इलाकों में हेल्थ वर्करों के पहुंचने के बाद वहां जमकर हंगामा भी हुआ था। बोम्मई जी और चीफ मिनिस्टर थी, रात पे भी बात की, हम भी रात पे भी बात की, अब भी बात की है, कैबिनेट में भी चर्चा। ये पादरायपुरा में जो कुछ भी क्वारंटाइन में लेते, ऑलरेडी 15 लोग ऑलरेडी क्वारंटाइन में, जो कुछ भी अभी क्वारंटाइन पे आना है वो लोग भी क्वारंटाइन लेंगे। जो कुछ भी ये गलाटा किए ना वो लोग को सीरियस एक्शन लेंगे। जैसा उत्तर प्रदेश में, जैसा केरला में कैसा एक्शन ले रहे, कैसा वो लोग का डिसीजन ले, वही डिसीजन कर्नाटक में लेंगे। होम मिनिस्टर ये भी कहें कि केएफडी का इसमें हाथ होगा शायद। नहीं, देखेंगे इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ जयपाल हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपाल, दरअसल जानना ये चाहेंगे, जो आधी रात में हंगामा हुआ है, मामला पूरा क्या निकल के आया अब तक? देखिए, ये पूरा मामला है वो इस तरह से है कि जो पादरायनपुरा का इलाका है उसके अंदर में दो वार्ड जो हैं, वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 36, हाँ, ये पहले से ही हॉटस्पॉट थे और इन इलाकों को सील किया जा चुका था। और इस इलाकों के अंदर में पॉजिटिव केसेस काफी आए थे और जैसा कि अमूमन होता है कि पॉजिटिव केसेस आने के बाद उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की तलाश होती। हाँ। तो इसी क्रम में प्राइमरी कॉन्टैक्ट को पहले से आइसोलेट कर दिया गया था और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट में के अंदर में 58 लोगों के नाम आए थे और उन्हीं को लेने के लिए यहाँ पर जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की टीम वहाँ पर पहुंची थी। और जिस वक्त वो उनको लेने के लिए आए थे और वहाँ लोगों से बात की तो उसमें से लगभग 22 के आसपास लोग तैयार हो गए थे। बाकी लोगों को इसके ऊपर में ऐतराज था, वो दरअसल नहीं चाहते थे कि वो इनके साथ जो है, उनका मानना था कि उन्हें नाहक परेशान किया जा रहा है। ये बहस चल ही रही थी और बीच में जैसे कि कहा जा रहा है या तो कोई अफवाह उड़ा गई या कुछ ऐसा कहा गया, जिससे अचानक वहाँ पर भीड़ जो है वो काफी भड़क उठी और उसके बाद वहाँ पर जो क्या हंगामा हुआ, तब आशा कार्यकर्ताओं पर और जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनके ऊपर में भी हमला हुआ। पुलिस बल उस वक्त कम था, हालांकि थोड़ी देर पुलिस बल आया और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया, लेकिन जितनी देर तक वहाँ पुलिस बल नहीं था उस वक्त जम के हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई। इस तरह से कहा जा सकता है कि अचानक किसी ने इस पूरी भीड़ के अंदर। जयपाल शर्मा, कोई जख्मी वगैरह तो नहीं हुआ ना? हेलो, किसी के जख्मी होने की, हताहत होने की कोई खबर? नहीं जी, इस तरह की कोई खबर नहीं है। जो किसी को बहुत ज्यादा लगा हो ऐसा नहीं। दरअसल एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे लॉकडाउन में बैठे बैठे, जिस तरह मैंने बताया, इस इलाके को सील कर दिया गया था, उसके कारण जो है लोगों का गुस्सा पूरी तरह से उभर के आया। आक्रोश में लोगों ने वहां पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उनको तोड़ा और वहां पर जो है काफी हल्ला हंगामा किया। बाद में पुलिस बल पहुंचा और उसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। लगभग 59 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है और 5 FIR इस पूरे मामले के अंदर में। तो जो लोग गिरफ्तार किए गए उनसे कोई जानकारी निकल कर आई कि किस तरह की अफवाह थी, क्या कुछ पूरा मामला था जिसके बाद जो भीड़ थी वो उग्र हुई और इस तरह से हाथापाई तक नौबत पहुंच गई? जी देखिए, तफ्तीश चल रही है और इस बीच में जो जानकारी हमें मिल रही है कि इस पूरे मामले का जो है सेंट्रल क्राइम ब्यूरो को सौंप दिया गया है, क्योंकि जो वहाँ के विधायक हैं जमीर अहमद साहब और उसके अलावा वहाँ के जो स्थानीय कॉर्पोरेटर है, सभी इस पक्ष में थे, सभी नियमों को जानते हैं और सभी इस पक्ष में थे कि तमाम लोगों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस तरह से भीड़ भड़क उठी। इन तमाम चीजों के ऊपर में अभी तफसील से जांच होना बाकी है और अभी जांच चल रही है। निश्चित रूप से कुछ उभर के सामने आएगा, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है जयपाल शर्मा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
मरकजी हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन के दौरान आज से मिलने वाली राहत देने से कई रियासतों ने इनकार कर दिया है। कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा दीगर रियासतों ने हालात कंट्रोल में आने के बाद राहत देने की बात कही है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम अश्वथ नारायण ने जहां बच्चों के इम्तिहानात को लेकर अपनी वजाहत पेश की है, तो जबकि दूसरे डिप्टी सीएम स्वाति ने भी अपने मुलाजिमों को राहत देने की यकीन दहानी कराई है। उधर महाराष्ट्र के लातूर में कई तबलीगी जमात के लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, लेकिन तमिलनाडु के बाजारों में लोगों की भीड़ बाइस फिक्र बनी हुई है। तीन तारीख तक कोई चेंज नहीं है। लेकिन आपने कुछ रिलैक्सेशन दिए थे। नहीं। रिलैक्सेशन कट होगा? नहीं, पहले क्या है वही आगे जाएगा। सेम कंटिन्यू। सर, आपके डिपार्टमेंट का जो ड्राइवर कंडक्टर्स के उनके सैलरी के बारे में भी आपने कुछ सोचे हैं सर? कि बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं आपने। है ना, 1,30,000 पीपल्स हमारा डिपार्टमेंट ही है। करेंगे कोई कुछ ना कुछ, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स के चर्चा में है। सरकार से पैसा लेंगे, वो पैसा देंगे, सैलरी देंगे। At present, what we have done is, since now we are not finalized the date when the exams will be conducted. The most important part is the anxiety, the concern of the student is, along with the date of the examination, the preparation for examination is the most important aspect, for which we have made a excellent facility has been created, wherein the students who are appearing for the CET of Karnataka State and NEET exam, which has been conducted by all India level, for that whatever required preparation, training, content, mock exam, mock question papers, or whatever assessment, self-assessment of his performance or comparison with others, all kind of measurements and training, and as well as getting equipped for the examination was the most important aspect. They're also facing problems. Once a little bit of problem is, tagin tarvata chesukochu. But another problem is that China has put a very big clampdown on export of many of the medical equipment on 1st April. Their council, National Chinese Council, Medical Council, approve cheyinde, no product can be exported by them. So that way they are restricting it. A lot of restrictions are there. The issue avutundi, but now more or less we have streamlined that, trying to get things on track so that our testing will also definitely by next week you could see a testing capacity of around 7,000-8,000 or more than that will come, and henceforth that will also keep on increasing. We'll keep on adding machines కూడా దొరకట్లేదు పెద్ద. Even if you want to add more machines, the testing machines are not available. అవి ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి, reagents of chemicals ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి. But we are confident that this kind of a growth rate in the test will continue. कल जो रात में हमने जो चाशनी किया था और उसका दोनों चाशनी के बाद दोनों का रिज़ल्ट आया, और ये सभी के 8 जो परप्रांतीय थे, आंध्र प्रदेश के थे, और ये सभी 8 लोगों का नेगेटिव आया है और उनको डिस्चार्ज भी किया हुआ है और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके रखा है। और ये सभी मेहनत जो है विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जो डीन है डॉक्टर गिरीश ठाकुर और उनकी पूरा वैद्यकीय टीम, इन्होंने अत्यंत बहुत मेहनत करके उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया, और आज 8 लोगों ने अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होके और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हुए हैं, और उनको उनके घर जाने का व्यवस्था करने के लिए हमने शासन से विनती कर रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फिलहाल किसी तरह की छूट नहीं दिए जाने पर रियासती अवाम इस्तकबाल इसका कर रही है। उनका ये कहना है कि जब तक हालात कंट्रोल में नहीं हैं तो लॉकडाउन जारी रहना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों को गरीबों की परेशानी भी दिखाई दे रही है, और इस बीच अपने बयानों को लेकर तनाज़ुर में रहने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी लोगों के लिए मसीहा साबित हो रहे हैं। अपने इलाके का दौरा कर मुतासरों में ज़रूरी सामान उन्होंने तकसीम किया है, तो डिप्टी सीएम महमूद अली ने 4 मीनार इलाके में दवा का छिड़काव कर रही पुलिस की जमकर तारीफ की। तो वहीं मकामी एमएलए ने नौजवानों से सड़क पर नहीं आने की अपील की। हिंदुस्तान में नंबर 1 स्टेट है जहां पर हर किस्म के प्रिकॉशन लिए गए। सीएम साहब हर घंटे हर 15 मिनट को बार बार वॉच करते आ रहे हैं, और तमाम
कलेक्टर्स, तमाम कमिश्नर्स, तमाम एसपीज, तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितने अहदेदार हैं उनसे रब्त में है ताकि इस कोरोना वायरस की रोकथाम किया जाए। इसलिए आज हमारे खास तौर से जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, फायर डिपार्टमेंट के डीजी जो संजय कुमार जैन साहब है, उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के तहत स्प्रे का जो प्रोग्राम शुरू किया है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये स्प्रे से बहुत से जरासीम मर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर फुटपाथ पर या घरों के दीवारों पर लोग थूकते हैं या वहाँ पर कचरा जमा करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने बहुत लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कोरोना वायरस को जिस तरह लॉकडाउन किया गया उसकी अमलावरी के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं इन तमाम अहदेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुकामी जो MLA साहब है, हमारे मुमताज़ अहमद खान साहब है, हम कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब भी आज यहाँ मौजूद है और उन्होंने बहुत अच्छी अपील की है। मैं तमाम भाइयों के खासतौर से ओल्ड सिटी के भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, आप लॉकडाउन का एहतमाम करें, आप बाहर ना निकले। ये बाहर जो बीमारी है ये किसी के हाथ में नहीं है रोकने के लिए, रोकना है। ये जो स्प्रे किया जा रहा है, साफ सफाई का इंतज़ाम है और खुसूसकर पुलिस की जानिब से यहाँ पर जो लाइन आर्डर मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मेरी आवाम से यही अदबन गुजारिश है कि आप हुकूमत के तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जैसा कि अभी हमारे CP साहब ने कहे कि सबसे बड़ी ये बीमारी का सबसे बड़ा इलाज तो यह है कि आप अपने घरों में रहिए और घरों को अपने साफ सुथरा रखिए, बाहर निकलने की जहमत गवारा ना करें। अगर किसी ज़रूरत के खातिर अगर कोई लोग निकलते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन चूँकि मैं भी इसी इलाके का MLA हूँ, मैं भी सुबह से शाम तक अपने ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि बिला ज़रूरत खुसूसकर हमारे नौजवान सड़कों पर घूमकर एक गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं, जिससे ये बीमारी का ज़्यादा से ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। हुकूमत इतने प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के बावजूद भी आज शहर हैदराबाद के अंदर ये मर्ज फैलता जा रहा है। Relaxation is not good for this city, I think, because Hyderabad day by day cases are going up, no? So it's better to stop relaxation and maintain the same situation like earlier. That would be better till May 7th, it seems. That's what our CM said. इससे क्यों तो अभी यहाँ पे पूरा जो है क्लियर नहीं हुए ना, अभी बढ़ते जा रहे डेली। जब तक जैसा केरला में जो है कंप्लीट ख़त्म हो गया, यहाँ पे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। निकलेंगे फिर जो है होंगे तो हम लोगों को दूसरों को प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ये अच्छा है, जब तक पूरा वाइप ऑफ नहीं हुआ ये नहीं खोले तो अच्छा है। अभी पूरे सेंट्रल के हिसाब से उन लोग देख रहे थे, बट स्टेट के हिसाब से देखें तो दे आर द राइट पर्सन टू डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो मेरे ओपिनियन से बिकॉज KCR जो अपना चीफ मिनिस्टर जो भी है, ही टुक द डिसीजन नॉट फॉर ओनली उनके साइड से डिसीजन नहीं लिए, ही इंक्वायर्ड विद whomever MLAs, नहीं तो लोकल कॉर्पोरेट्स और कलेक्टर्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी पर्सन, और हम लोगों को भी पूछा उन्हें। सो नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली विद सम अदर जो भी रहते हैं ना, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उन लोगों से पूछ के व्हाट एक्चुअली द पीपल आर नीडेड, उसको पहचान, उसके ऊपर उन्हें डिसीजन दिया। आई थिंक दैट इज़ अ फेयर इनफ डिसीजन। स्टेट गवर्नमेंट का सही है, क्योंकि अपने कहने जो आज का पोजीशन है 90 एबो है पॉजिटिव केस। अब इस वक्त अगर एकदम अपन छोड़ दिए करे तो और बढ़ जाए की कोशिश चांसेस बहुत रहते। अपने कहने पूरे कंप्लीट हो गए तक, अपने कहने 0 आए तक ये कंटिन्यू करना ही सही है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दो भी बराबर है अपनी जगह, लेकिन गरीब आवाम की भी सोचना चाहिए। 20 तारीख को खोलते वो तो काफ़ी लोग खुश हो गए थे, जैसे मैकेनिक शॉप है, वो है, ये है, ठीक है, उसके बराबर में रोज़गार नहीं मिल रहा ना, उसका भी सोचना चाहिए। ठीक है, पेशेंट ज़्यादा आ रहे, उधर इधर बंद है, कोई बात नहीं, बंद कर रहे अच्छी बात है, फिर गरीब आवाम मर जा रही है ना खाने के लिए, पीने के लिए, उसके बारे में कौन बोलेगा, उसके बारे में कौन सोचेगा, उसका जवाब चाहिए। मुल्क में चल रहे लॉकडाउन के 27 दिन के बाद भी सड़क पर मजदूरों का पैदल सफर लगातार जारी है और इस दौरान तरह तरह की परेशानियों का मुकाबला वो लोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक 100 लोगों का कारवां है जो तकरीबन 10 दिनों से हैदराबाद से नागपुर पार कर रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये अमीरों के लिए सब कुछ है, गरीबों के लिए कुछ नहीं, क्योंकि गरीब ही सब कुछ दे रहा है आप लोगों को। गरीबी आदमी जिता रहा है आपको। अमीर के लिए बसें चला दी, 200 कोटा से निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है।
आजादी के 73 साल बाद भी अमीर और गरीब के बीच की खाई को दिखाता ये मजदूर 10 दिनों से पैदल यात्रा कर रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों के बाद हालात से मजबूर होकर हैदराबाद से अपने वतन के लिए चला ये मजदूर हुक्मरानों से सवाल कर रहा है। अमीरों और ऊंची पहुंच वालों की सहूलियात का मुद्दा उठाते हुए उसका ये कहना है कि गरीबों को कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे साथ में करीब 100 आदमी भाई लोग हैं, कई एमपी के हैं, कई गुजरात के हैं, बिहार के हैं, बहुत से लोग हैं, पैदल चल रहे हैं। आज 10 दिन हो गया, किसी को खाने का कुछ भी नहीं, जाने के लिए कोई सवारी नहीं, सवारी भी आता है कोई बैठालता नहीं है। और रास्ते में तो कई जगह पे को गिरना पड़ जाता है भूख की वजह से, पानी नहीं है, कुछ भी खाना नहीं है, तो उसकी वजह से आराम कर करके चलते ही रहे। तकरीबन 100 लोगों का ये काफिला जंगलों के रास्ते होते हुए नागपुर पहुंचा है। हालांकि अभी भी उन्हें कई दिनों का रास्ता तय करना है। परेशान हाल मजदूरों के साथ औरतें और बच्चे भी हैं। अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर सफर करने वाली मुतासिरा का दर्द आप सुनिए। मेरे पास 3 महीने का बच्चा है। हम लोग पैदल चल रहे हैं, वहाँ काम करते थे, लेकिन खाने पीने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। फिर उधर से निकल गए, फिर पैदल आ रहे थे। गांव में कुछ 1-2 गांव में खाना दिया, उसके बाद गांव में घुसने भी नहीं दे रहे थे, कोई रास्ते में चलने भी नहीं दे रहे थे। फिर हम लोग जंगल आए हैं। कहीं पानी मिलता था, कहीं पानी भी नहीं, कहीं कभी भूखे भी रहते थे। इन मजदूरों में यूपी, एमपी, बिहार और गुजरात जैसे रियासतों के रहने वाले लोग हैं। इस दौरान इन्होंने तेलंगाना पुलिस पर काफी संगीन इल्जाम भी लगाए। उनका कहना है कि जब उन्होंने पुलिस के सामने खाने की परेशानी बताई तो उन्होंने एक ट्रक में भरकर उन्हें जंगलों में छोड़ दिया। जहाँ तक कि पुलिस वाले ने हमको बोल दिया कि अपने घर के लिए जाओ। जब हम हैदराबाद से निकले तो तेलंगाना बॉर्डर के पास में पहुँच के 3-4 बार से हमको जंगल में छोड़ दिया गया, गाड़ी में बैठा के लारी में। हम जंगल कम से कम 100-150 किलोमीटर जंगल आए हैं हम लोग। तो अभी नागपुर हाईवे पकड़ के फिर इधर आए हैं। यहाँ से नागपुर जाना है, नागपुर से झांसी से कानपुर। 10 दिनों के सफर के बाद इन गरीबों के पांव चलने के काबिल नहीं रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने की उम्मीद उन्हें थकने भी नहीं देती और वो मुसलसल धूप छाव के बीच अपना सफर तय कर रहे हैं। कोटा, बनारस जैसे शहरों से कुछ लोगों को निकालने की खबर का हवाला देते हुए इनका दर्द गरीबी की कहानी बता रहा है। तमाम तरह के दावे करने वाली सरकारों को ऐसे लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए, जो सबके साथ उनका हमदर्द होने का दावा हर 5 साल में एक बार तो करते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। माह रमजान को लेकर वजारत दाखिला और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दीगर मजहबी रहनुमा भी रमजान में मस्जिदों में जाने से मना कर रहे हैं। और इस मामले में मुस्लिम मजहबी रहनुमा का ये कहना है कि अगर कोरोना से बचाव का यही रास्ता है तो लोगों को मस्जिद में जमा नहीं होना चाहिए। मुबारक महीने का जिक्र करते हुए कहा गया है कि जब हम सब फज्र की नमाजों को बाजमात नहीं पढ़ पा रहे हैं तो तरावी तो सुन्नत नमाज है। हुकूमत की जानिब से की गई अपील को सही बताते हुए उलेमा ने लोगों से जमा होने पर परहेज करने की अपील की है। रमजान शरीफ की आमद बिल्कुल करीब है और मुमकिन है कि 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। इसी सिलसिले में हैदराबाद के उलमा और मशाइखीन का एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें यह तय किया गया है कि ये कोरोना वायरस की जो वबा हमारे मुल्क और रियासत में जो फैली हुई है, जिसकी वजह से हम लोग 5 वक्त के नमाजों को भी मस्जिद को नहीं जा रहे हैं, जुमे की नमाज को भी जो है नहीं जा रहे हैं, घर में ज़ोहर अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सारों के लिए भलाई है कि कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि रमज़ान शरीफ में इफ्तार की दावतें होती हैं, अक्सर एक माहौल है कि सब मिलकर के साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, और फिर तरावी की नमाज जो बहुत ही अहमियत की नमाज है, जो रमज़ान का खुसूसी एक प्रोग्राम होता है, तरावी की जो नमाज होती है, उसके लिए भी काफ़ी सवालात उठ रहे हैं। तो मैं बात को वाज़ेह करना चाहूँगा कि उलमा और मशाइखीन ने यह मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि जिस तरीके से हम 5 वक्त के नमाज और जुमे की नमाज नहीं पढ़ते हुए घर में ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं,
उसी तरीके से हम तरावी भी अपने घरों में अदा करेंगे और इफ्तार के वक्त भी कोई किस्म का कोई ग्रुप जमा नहीं होगा, सब लोग अपने अपने घरों में इफ्तार करेंगे। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।